मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत पर। किस तरह से वहां की जो रणनीति है ममता बनर्जी ने वो बदली है, किस तरह से उनका जो सियासी पैतरा है वो बदला है, और यही आज का हमारा विशेष है। आज का हमारा विशेष है इंडी और ममता कितने दूर कितने पास। इंडी और ममता कितने दूर कितने पास, आखिर वो इस गठबंधन के साथ हैं या इस गठबंधन से दूर हैं। पश्चिम बंगाल में शुरुआत में उन्होंने दिखाया था कि वो इस गठबंधन से दूर हैं, लेकिन अब वो उसके पास जाती हुई नजर आ रही हैं। क्या है इसकी वजह? इंडी और ममता कितने दूर कितने पास। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे विमर्श पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सौरभ सिकदर जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी। और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रुद्रांका सान्याल जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। रुद्रांका जी, बहुत स्वागत है आपका। रुद्रांका जी, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें इस चर्चा की। आपने देखा है कि सभी ने देखा है दरअसल कि किस तरह से ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया कांग्रेस और लेफ्ट को पश्चिम बंगाल में। कहा कि पूरे देश भर में कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन अब 4 दौर के बाद इस तरह का ऐलान कि हम गठबंधन में को बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, यह बदली हुई रणनीति कितना दबाव है? देखिए, बात यह है कि जो अलायंस है इसका मूल उद्देश्य जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी जो दल है उसके खिलाफ अलायंस है। तो ममता बनर्जी पहले भी और अभी भी और आगे भी बीजेपी का विरोध करेंगे। और जो बीजेपी के जो कारनामे हैं और वोट का जो राजनीति है और धर्मों को लेके जो वो राजनीति करना चाहते हैं उसके खिलाफ ममता बनर्जी पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जो इंडिया अलायंस में जो उन्होंने नाम भी उन्होंने दिया है, लेकिन ममता बनर्जी ने बोला था कि जो जिधर स्ट्रांग होगा दूसरे पार्टी वहां पे जाके जो स्ट्रांग पार्टी होगा उसको हेल्प करेगा। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि जो बंगाल का जो मतलब कांग्रेस का जो है अधीर बाबू, तो उन्होंने बहुत खिलाफ किया है। उन्होंने खुद दल के खिलाफ जाके बात की ममता बनर्जी के खिलाफ, जहां पे बैठ के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वो टीएमसी के साथ है, तो यहाँ पे बैठ के और मतलब कांग्रेस का और एक नेता अधीर बाबू यहाँ पे बोल रहा है कि वो मतलब टीएमसी का खिलाफ कर रहा है। तो ऐसा जो सिनेरियो हम देखे उसके बदले में हम ये कहना चाहते हैं तो 4 चरणों के बाद रुद्रांका, 4 चरणों के बाद ये सिनेरियो बदल कहां गया? उनकी भाषा तो अभी भी है, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो बदला कहां है? सिनेरियो तो वही है। ममता बनर्जी बोला है कि इंडिया अलायंस के साथ है, उन्होंने कहा है। नहीं, तो यही तो मैं पूछ रहा हूं कि ये 4 चरणों के बाद ये याद क्यों आया? क्या ये कोई दबाव था? उनको लग रहा है कि ये जो वोट शिफ्ट है वो कहीं बीजेपी की तरफ ना हो जाए, इसलिए वो जो वोट बंटवारा रोकने के लिए। इंडिया में ऐसा कोई पार्टी या ऐसा कोई नेता अभी तक नहीं है जो ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। ममता बनर्जी एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है पूरा देश में। और देखा गया कि जो बंगाल का जो महिलाएं हैं वो उनसे बहुत लगाव है, बहुत प्यार करता है उनको। और देखा गया कि बाहर से जो परिजाई पाखी बोलते हैं ना, बाहर से आने वाला पंछी, ऐसी तरह बीजेपी का जो नेता है पश्चिम बंगाल में आ रहा है, वोट का राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने अभी भी रुद्रांका जी सवाल का जवाब नहीं दिया। ममता बनर्जी की बात, ममता बनर्जी की काम, ममता बनर्जी की राजनीति को लेके पूरा देश और बीजेपी परेशान है और प्रेशर जो बीजेपी के ऊपर है। ठीक है, वो सारी बातें आपकी सही हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ये जो ऐलान था, ये तो गठबंधन जब बना था और जब ये चुनाव की शुरुआत हुई थी तभी कम से कम चुनाव के पहले चरण से पहले कह देती। ये 4 चरण बीतने के बाद मेरे मूल प्रश्न मेरा ये है, ये ऐलान अब क्यों? ममता बनर्जी जब सोचते हैं कुछ भलाई के लिए सोचते, ममता बनर्जी ने जहां पे जो अच्छा सोचा, जो इंडिया अलायंस है वो भी ममता बनर्जी नाम दे के उसको तैयार किया था। और ममता बनर्जी आज भी जो बोल रहे हैं, आगे भी जो बोलेंगे, वो कुछ सोच और समझ के उन्होंने बोला है। निश्चित तौर पर सोच समझकर ही नेता बोलते हैं, ऐसी उम्मीद है। और ममता बनर्जी जैसी मजी हुई राजनेता से ये उम्मीद की जा रही है कि वो सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। फिलहाल हमारे साथ में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हर्षवर्धन जी। और मैं सौरभ सिकदर के पास जाऊंगा। सौरभ सिकदर, आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई थ्रेट
क्या चुनावी तौर पर, सियासी तौर पर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी फील कर रही है इस ऐलान के बाद? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वोट बैंक अपना इंटैक्ट रखने के लिए, जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है उसको इंटैक्ट रखने के लिए ममता बनर्जी का बयान है। देखिए, ममता बनर्जी वोटर के ऊपर कोई असर, क्योंकि ममता बनर्जी का जो दोगला चरित्र है बंगाल के वोटर जानते हैं। ममता बनर्जी का हसीन सपने तो देखते हैं कि हमको एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उसके लिए जोट राजनीति से जो आपकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सौरभ सिकदर जी। हम आपके पास दोबारा आएंगे, इससे पहले हम हर्षवर्धन जी के पास जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, 4 चरण बीतने के बाद मूल सवाल वही है, वही आपसे भी समझना चाहेंगे। सियासी तौर पर क्या वजह है कि ममता बनर्जी ने ये अपना चुनावी जो सियासी पैतरा है वो बदला है? देखिए, इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि रहस्य जैसा नहीं है। ममता बनर्जी को लग रहा था कि वो बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी से लड़ लेंगी। उन्होंने जिस अंदाज में रैंप वॉक करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित किए थे तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और देखिए, बंगाल में कोई सबसे बड़ा नेता है, कोई सबसे ताकतवर नेता है तो वो ममता बनर्जी है, उनको तृणमूल कांग्रेस है। लेकिन संदेश खाली के बाद और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने जिस तरह से एक तरह से कहें कि बंगाल की जो अस्मिता की बात की, विशेषकर महिलाओं के बीच में जो संदेश गया, उसने तृणमूल कांग्रेस का आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर किया है। ऐसे में अगर कांग्रेस और कम्युनिस्ट उनके साथ कुछ वोट चले गए, कुछ मुश्किल उनकी खड़ी हो गई, जिसको विशेष करके कहें कि जो वो माइनॉरिटी वोट्स के लिए काम करती हैं, उनका वो लगता है कि वो अगर एक मुश्त आ गया तो उनको बड़ी एक तरह से आसानी हो जाएगी। वहां पर उनको लगा कि ये तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। इसीलिए चुनाव के बीच में आधे चरण बीत चुके हैं, आधे से ज्यादा 4 चरण हो गए तो 7 चरण के कुल चुनाव हैं, तो उनको लग रहा है कि अब जो एक तरह से कहें कि नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने की ये कोशिश है। आपको ये भी लगता है हर्षवर्धन जी कि क्या उनको ये लग रहा है कि अगर सीटें कम हो जाएंगी तो कम से कम जो इंडिया ब्लॉक है उसके साथ खड़े तो नजर आएंगे, देर से ही सही, अब कम से कम ये देख ले? देखिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि ममता बनर्जी की सीटें इस बार कम हो रही हैं और उनका ये कोई मकसद इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। उनको ये जरूर लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हो रहे हैं और चुनाव बाद की उनकी कोई रणनीति नहीं, मैं इसको कतई नहीं मानता हूं। बहुत से लोग हो सकता है इसको इस तरह से देखें कि वो चुनाव बाद किसी रणनीति को देख रही हैं। ये ममता बनर्जी को भी बहुत अच्छे से पता है कि बंगाल के बाहर जो समीकरण है वो इस सरकार के पक्ष में ज्यादा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में ज्यादा है। उनको चुनाव के समय ये लग रहा है कि जो बचे हुए चरण हैं, जो बंगाल की सीटें हैं, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, उसमें कोई उनका नुकसान ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बयान जारी किया। जी, सौरभ सिकदर जी आपके पास आते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे किसी तरह का कोई थ्रेट, जिस तरह से मैंने कहा कोई खतरा बीजेपी को लग रहा है इस बयान के बाद कि जो एंटी बीजेपी वोट बैंक है वो कंसोलिडेट होगा ममता बनर्जी के पक्ष में। अगर कंसोलिडेट होता है तो कितना आपके लिए खतरा है, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, इस बयान से बंगाल में बीजेपी को कोई खतरा नहीं। देखिए, ममता बनर्जी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन जो जोट धर्म के थंब रूल है वो कभी वो मानते नहीं है। अब थोड़ा हम लोग पीछे जाए तो ममता बनर्जी का जो ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में उनका जो ये तृणमूल कांग्रेस गठन हुआ था बीजेपी के हाथ पकड़ के, फिर वो बीजेपी के हाथ छोड़ा, कांग्रेस के हाथ पकड़ा, फिर बीजेपी को हाथ पकड़ा, फिर कांग्रेस को पकड़ा, फिर कांग्रेस का हाथ छोड़ा। तो ममता बनर्जी जी जो है कभी कोalition गवर्नमेंट में जो कोalition का राजनीति है वो निस्वार्थ रूप से नहीं कर सकते। अब देखिए ना, जो तृणमूल का प्रवक्ता है वो अभी बोल रहे थे कि इंडिया जोट जो है ये इंडिया नाम उनका दिया हुआ है। तो ये कैसे लीडर है जो अपना नाम दिया हुआ जोट से खुद निकल गया? बंगाल में कांग्रेस अलग लड़ रहा है, सीपीएम अलग लड़ रहा है, तृणमूल अलग लड़ रहा है। देखिए, ये सब बात तभी बोलते हैं जब उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि उसके पैर के नीचे जमीन खिसक रहा है और लोगों का समर्थन उससे जा रहा है। एक तो बंगाल छोड़ के और कोई स्टेट में तो राजनीतिक हिंसा होता नहीं है, इतना पॉलिटिकल मर्डर होता नहीं है, वोट देने के लिए डराया धमकाया नहीं जाता है, संवाद माध्यम के ऊपर अटैक नहीं होता है। तो ये जो है पुलिस और कुछ गुंडों के लेके ये सरकार चल रहा है, जन समर्थन ममता दीदी के साथ बिल्कुल नहीं। ठीक है,
रुद्रांका जी, ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बयान है, जिस तरह से क्या लड़ते हुए दिखना चाहती हैं बीजेपी से एकमात्र, और कांग्रेस और सीपीएम को, लेफ्ट को वो दरकिनार करते हुए दिखना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो 18 सीटों के लिए पहले 4 फेज में चुनाव हुए हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दिखती। उनको लग रहा है कि जो आगे की 24 सीटें हैं उस पर कम से कम कुछ सुधार कर लिया जाए। देखिए, मैं पहले हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जो दादा थे मेरे हमारे है, उन्होंने संदेश खाली को लेके कुछ बातें किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ बड़ी गंभीरता से कि जो बीजेपी का या फिर जो लीडर है, जो मतलब शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने पूरा प्लान प्रोग्रामिंग करके जो संदेश खाली को एक नेशनल न्यूज बनाया है, जिसका वीडियो फुटेज सामने आ चुका है, जिससे बीजेपी मुकर नहीं सकता। और एक बात आप सुन लीजिए मेरे से, देखिए मैं राजनीति से बाहर जाके बताता हूँ आपको कि जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो संदेश खाली में बीजेपी के नेता, जो लोकल नेता है, पश्चिम बंगाल के विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने वहां पे जाके किस तरह से गाली देखिए ये नैरेटिव दोनों साइड से कहे जा रहे हैं। देखिए ये आज हमारी चर्चा का विषय नहीं है रुद्रांका जी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव मैं बताऊं उस वीडियो को लेकर के भी, उस वीडियो को लेकर सुनिए उस वीडियो को लेकर के भी बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि वो सारी महिलाएं, सुनिए अरे सुन तो लीजिए, ये हमारा विषय नहीं है आज का, हमारा विषय आज का ये नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं, आपने चूंकि ये बात कही है कि वो वीडियो को लेकर के बाद ही बहुत सारी महिलाएं जो संदेश खाली में, वो तमाम वीडियोस जो है वो फ्लोट हो रहे हैं कि किस तरह से वो अपने गांव की रखवाली कर रही हैं। तो इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, हम आएंगे बीजेपी के पास और चाहेंगे कि एक सेंटेंस में इस बात को आपसे चाहेंगे इसका जवाब, कि आपको लग रहा है कि ये जो 24 सीटें हैं ये निर्णायक होने जा रही हैं आगामी जो बाकी बचे 3 सीट, जो 3 चरण है वो। देखिए बंगाल में अभी जो निर्णायक क्या, इसमें से बहुत सारे सीटें तो हमारा पहले ही था, और इस बार यह सीट एकदम निश्चित बढ़ेगा, और बंगाल में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस लोकसभा में बन के आएगा, और तृणमूल कांग्रेस कहां जाके गिरता है ये 4 तारीख को देखिए। ठीक है हर्षवर्धन जी, आखिरी जिसको कहते हैं क्लोजिंग कमेंट्स आपके इस पूरी चर्चा पर, और इस बात पर कि ममता बनर्जी के ये जो पूरा स्टेटमेंट है, उनको कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो बैकफुट पर है। देखिए निश्चित तौर पर, और हाल के आप घटनाक्रम देखें तो लगातार ये ठीक बात है कि बीच में एक स्टिंग लाने की कोशिश की गई संदेश खाली पर, लेकिन वो एक पीड़ित के साथ ये किया गया, उसके अलावा कई लोग हैं। और देखिए ममता बनर्जी की सरकार पर जिस तरह के आरोप हैं, उन आरोपों के पक्ष में खड़ी हुई। एक तरह से ममता बनर्जी ने जब विधानसभा में कहा कि जो महिलाएं मुंह ढककर आ रही हैं, हम वो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि शेख शाहजहां जैसे लोगों के साथ हो खड़ी। उनके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। एक तरह से कहें कि पार्टी के भीतर जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है वो खतरनाक दिख रहा है, और जो बंगाल के लोगों को लगता है कि यहां से उद्योग धंधे चले गए, लगातार जिस तरह का राज है, वो जो बंगाल की समृद्धि थी, जो सोनार बांग्ला की बात होती थी, वो जितना डेट पहुंचा है, वो भी ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान पहुंचा। ठीक बात है। 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और 4 जून को मतगणना होगी। बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। और इसके बाद लोकसभा के बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। इसकी बात करेंगे, कौन कहां प्रचार कर रहा है, क्या है उसके सियासी मायने जो बयान दिया जा रहा है। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।